बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत का इतिहास जो चल रहा है अपना, मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 8 में सल्तनत काल में जो गुलाम वंश चल रहा था अपना, आज उसमें रजिया सुल्तान और 3 अन्य सुल्तानों की बात करनी है, बलबन के पहले तक वाले। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, मसूद शाह, है ना, और इसके बाद अपने को एक बात करनी है बहराम शाह की। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं आज अपन रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो जो इल्तुतमिश का समय था दोस्तों, वो 1210 से 1236 था। इल्तुतमिश अब 1236 में बामियान आक्रमण की तरफ जाते हैं इल्तुतमिश साहब। बामियान नाम सुना होगा आपने, बामियान है दोस्तों अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के बामियान क्यों फेमस है मैं बता देता हूं आपको। यहां पर बुद्ध की सबसे ऊंची खड़ी मूर्ति थी जो एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी। हालांकि आतंकवादियों ने उस बुद्ध की मूर्ति को खंडित कर दिया और उसके बाद वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति नहीं रह गई। ठीक है, फिर जो चीन की है वो स्प्रिंग बुद्धा, वह सबसे बड़ी मूर्ति हो गई। तो बामियान में जो बुद्ध की खड़ी मूर्ति थी, पहाड़ को काटकर बनाई गई थी, वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन आतंकवादियों के उसको विस्फोट से उड़ाने के बाद उसको खंडित कर दिया गया और मूर्ति टूट गई। बामियान अफगानिस्तान में। तो इल्तुतमिश जी बामियान आक्रमण के लिए जा रहे थे, तो बीच में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 1236 में। और मरते मरते इल्तुतमिश जो है ना, वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज, और इसकी वाइफ जो होती है वो होती है शाह तुर्कान। इल्तुतमिश की वाइफ कौन है? शाह तुर्कान। बेटी कौन है? रजिया सुल्तान। और बेटा कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। बेटा जो है वो ऐश परस्त है, नालायक है। इसलिए इल्तुतमिश मरते समय अपनी वसीयत में किसको सुल्तान घोषित करके जाते हैं? रजिया सुल्तान को। लेकिन इसने जो चिहलगानी बनाया था, तुर्कान ए चिहलगानी या गुलाम चालीसा के सरदार और तुर्की अमीर किसी महिला के अंडर में, अर्थात रजिया सुल्तान के अंडर में कैसे रह लेते? उनको नागवार गुजरा कि वो रजिया के अंडर में आएंगे, तो वो रजिया को सुल्तान ना बना के किसको सुल्तान घोषित कर देते हैं? रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। ए बक इतना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे। तो रुकनुद्दीन फिरोज पहले बनते हैं, फिर आती हैं रजिया। तो कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज जो हैं वो दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। और ये इतने ऐश परस्त और नालायक होते हैं कि इनकी तरफ से इनकी मां जो है वो दिल्ली का शासन चलाती है, अर्थात इल्तुतमिश की वाइफ दिल्ली का शासन चलाती हैं, शाह तुर्कान। तो रुकनुद्दीन फिरोज के समय दिल्ली पर कौन छाई रही? शाह तुर्कान, इल्तुतमिश की वाइफ, इसकी मां। दिल्ली की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। ऐश परस्ती में ये अपनी शराब नोशी में और अय्याशी में मस्त है एकदम, और दिल्ली की हालत खराब हो रही है। तो रजिया को ये देख के रहा नहीं जाता है। तो रजिया बहुत प्रयास करती है कि कैसे करके वो सुल्तान बने। तो एक दिन फिर नमाज के वक्त दोपहरी में वो एक मस्जिद में पहुंच जाती है और वहां धर्म गुरुओं और उलेमाओं के सामने अपना प्रेजेंटेशन देती है, अपनी योग्यता बताती है, साबित करती है अपने आप को। फाइनली वो लोग मान जाते हैं और 1236 में ही रजिया जो है वो दिल्ली की सुल्तान, पहली महिला सुल्तान भारत की घोषित हो जाती है रजिया 1236 में। ठीक है, अब रजिया चूंकि क्या है, लेडी है, तो लेडी बनने के कारण, लेडी होने के कारण, इस्लामिक लेडी होने के कारण उसको बुर्का वगैरह धारण करना पड़ता। तो अपनी महिला होने की छवि को तोड़ने के लिए ये जो रजिया सुल्तान थी, ये अपनी महिला होने की छवि को तोड़ने के लिए, हालांकि इसका टाइम पीरियड जो है ना 1236 से 1240 तक ही है, 4 साल ही रह पाई रजिया बस। तो रजिया का टाइम क्या है? 1236 से 1240। तो अपनी महिला होने की छवि को तोड़ने के लिए क्या करती थी? चोगा, जिसको बोलते हैं काबा और कुलाह का मतलब होता है टोपी। चोगा मतलब लंबा सा कपड़ा जो बॉसेस लोग पहनते हैं, अच्छा लंबा सा कोट जो होता है वो चोगा कहलाता है। तो चोगा मतलब काबा और टोपी मतलब कुलाह। तो चोगा, काबा और कुलाह पहन के दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। मुख पे पर्दा नहीं रखती थी, खुले मुख से जाने लगी।
तो इस प्रकार जो है इसने इस्लामिक परंपरा का उल्लंघन पहली बार व्यक्तिगत रूप से किया है। किसने? रजिया ने। इस्लामिक परंपरा क्या थी महिलाओं के लिए? पर्दा ढांकना, है ना, रुखसार अपना ढांक के रखना। तो उसने सब खुले मुंह से जब वो दरबार में जाने लगी तो उसने इस्लामिक परंपरा का व्यक्तिगत रूप से पहली बार उल्लंघन किया है, काबा और कुलाह धारण करके। ध्यान रखिएगा, काबा का मतलब है चोगा और कुलाह का मतलब है कुल्ला। कुल्ला, कुल्ला मतलब ऊपर है, ऐसे कुलाह टोपी। ठीक है, सो ये ध्यान दीजिएगा जरा। फिर अब भाई रजिया ने तो अपने आप को प्रूफ किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं चाहते हो, और कुछ लोग जो दूर दिल्ली से दूर बैठे हैं वो ये समझ रहे हैं कि यार ये लड़की है, ये क्या हमारा उखाड़ लेगी और क्या कर लेगी, हम तो अब स्वतंत्र होंगे इससे। तो सब लोग, दूर दूर के लोग स्वतंत्र होने लगे, रजिया के खिलाफ विद्रोह होने लगे। रजिया के खिलाफ क्या होने लगे? विद्रोह। इन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिए वो यहां वहां प्रयास करने लगी, हाथ पैर मारने लगी। और बटिंडा के शासक, बटिंडा जिसको आज की डेट में आप भटिंडा बोलते हैं पंजाब में, बटिंडा का पुराना नाम है दोस्तों ताबर हिंद। याद रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है। बटिंडा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ताबर हिंद। तो बटिंडा या ताबर हिंद का जो शासक था वो था अल्तूनिया। बहुत शक्तिशाली शासक था अल्तूनिया। बटिंडा का शासक कौन था? अल्तूनिया। तो इस अल्तूनिया का विद्रोह दबाने के लिए गई, और जब उसको पता चला कि इसका विद्रोह नहीं दबाया जा सकता तो इसने उससे शादी कर ली, है ना। तो रजिया ने किससे शादी कर ली दोस्तों? रजिया ने शादी कर ली अल्तूनिया से, और ये शादी करके बटिंडा से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। ठीक है, ये बटिंडा ऊपर है और ये दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। तो बीच में हरियाणा के पास कैथल में, हरियाणा के पास एक कैथल नामक जगह है, तो बीच में हरियाणा के पास कैथल नामक जगह ने डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। अब वो डाकू थे, तुर्की अमीर थे, तुर्कान चिहलगानी के बंदे थे, गॉड नोस। तो बटिंडा से इन दोनों ने शादी जब कर ली और ये दोनों वापस दिल्ली लौट रहे थे, तो दिल्ली लौटने के क्रम में बीच में बटिंडा से दिल्ली के बीच में हरियाणा का कैथल पड़ता था, और कैथल में डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से रजिया का शासन यहां पे समाप्त हो जाता है। अब ठीक है, तो ये 1240 में जो है वो रजिया खत्म हो गई। फिर 1240 से 1242 तक आते हैं, बहराम शाह शासक बनते हैं। 1242 से लेके 1246 तक, है ना, ऐबक इतना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे। ठीक है, फिर मसूद नसीर की पिक्चर देखिए तो मसूद शाह, और 1246 से लेके 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, रुक रजिया बहराम करे, मसूद नसीर की पिक्चर देखे तो मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। और फिर इसके बाद आ जाते हैं बलबन काका शमशान चले, तो बलबन जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। तो 1240 से 42 तक बहराम शाह आ जाते हैं, 42 से 46 4 वर्षों के लिए मसूद शाह आ जाते हैं। ये वही मसूद शाह हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे ज्यादा बार अंकित हुआ है। यह प्रश्न आ चुका है, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मसूद शाह वो शासक है गुलाम वंश का जिसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सबसे ज्यादा बार अंकित हुआ है, वो अलाउद्दीन मसूद शाह है। इसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सबसे ज्यादा बार अंकित हुआ है। बस यही लाइन याद रखनी है मसूद शाह के बारे में। और फिर मसूद शाह के बाद 20 साल के लिए 46 से 66 तक के लिए आ जाते हैं नासिरुद्दीन महमूद। थोड़ा सा नासिरुद्दीन महमूद साहब के बारे में जानेंगे। ये बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था बंदा, ये बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। राजकाज दिखावा से बहुत ज्यादा इनको मतलब नहीं था, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का तो था। तो टोपी सिलकर उसको बेचता था। कुरान की प्रतियां हाथ से लिखता था, कुरान हाथ से लिखता था और उसकी प्रतियां बेचता था। तो टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, राजकाज से पैसा नहीं लेता था, राजस्व से पैसा नहीं लेता था। टोपी सिलकर और कुरान हाथ से लिखकर उनकी प्रतियां बेचकर अपना जीवन गुजारता था। तो एक तरीके से निष्क्रिय था ये राजपाट के प्रति। राजपाट में तो कूटनीतिज्ञता चाहिए ना, तो ये निष्क्रिय था। और इसके बाद जो बलबन आते हैं दोस्तों, बलबन काफी बुजुर्ग थे,
तो बलबन सारी सत्ता पीछे से रिमोटली, सत्ता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? बलबन के हाथ में था। नासिरुद्दीन महमूद अपने धर्म कर्म आध्यात्म में लगे हैं, तो बलबन संभाल रहे हैं, सारे कूटनीतिक ये फैसले बलबन ले रहे हैं। और बलबन ने एक खेल और खेला दोस्तों। क्या खेला? बलबन ने अपनी बेटी की शादी जो है ना वो इससे करा दी, नासिरुद्दीन महमूद से। बलबन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से करा दी, तो नासिरुद्दीन महमूद ने अपने ससुर बलबन को उलूंग खां की उपाधि दे डाली। उलूंग खां, तो बलबन को उलूंग खां की उपाधि किसने दी? उसके दामाद नासिरुद्दीन महमूद ने। और सत्ता का सारा कंट्रोल अब तो और पूरी तरीके से बलबन के हाथों में आ गया। ससुर जो ठहरे, ठीक है, तो सत्ता का पूरा रिमोट जो है वो बलबन के हाथों में आ जाता है। और बलबन जो है बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है। और 1266 में, अंततः 1266 में, बहुत बूढ़ा होने के बावजूद भी दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में चली जाती है दोस्तों? बलबन के हाथों में। बहुत बूढ़ा लेकिन भयंकर इंटेलिजेंट, बहुत डिप्लोमेटिक। तो बलबन के हाथों में 1266 में दिल्ली की सत्ता चली जाती है। तो कोड क्या हो गया? ऐबक इतना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे, मसूद नसीर की पिक्चर देखे, बलबन काका, का मतलब कैकुबाद है ना, बलबन काका शमशान चले। शमशान मतलब शमशुद्दीन क्यूमर्स, तो लास्ट शासक शमशुद्दीन क्यूमर्स। तो बलबन 1266 में दिल्ली सल्तनत के शासक बन जाते हैं। और यहां पे एक टर्म है दोस्तों फवाजिल, कहीं पीएससी मेंस वगैरह में 3 नंबर में आया है फवाजिल। तो फवाजिल के बारे में लिख लीजिए दोस्तों। इक्तादार जो होते थे, इक्तादार द्वारा शाही खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि। फवाजिल क्या है? इक्तादारों द्वारा शाही खजाने में जमा की गई अतिरिक्त धनराशि जो होती थी वो फवाजिल कहलाती थी। फवाजिल, इक्तादारों द्वारा शाही खजाने अर्थात दिल्ली के सुल्तान के खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि वो क्या कहलाती थी? फवाजिल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से नासिरुद्दीन महमूद जो है वो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, ये आया है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? आपको मालूम है नासिरुद्दीन शाह जो है हीरो है, फिल्मों में काम करते हैं। नासिरुद्दीन शाह का एक गाना है, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, आने लगा है दिल मेरा गाने लगा है, इस तरीके से। तो तिरछी टोपी वाले, तो टोपी सिलकर कौन जीवन निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद। मैंने आपको बताया याद करने का डिफरेंट स्टाइल है पन्ना कंपटीशन क्लासेस में अपना, ठीक है। अच्छा लगता है तो इसी तरीके से याद करिए, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और कल बात करते हैं अपन बेताज बादशाह, जो कि गुलामों से घृणा करता था क्योंकि वो खुद एक गुलाम था, वहां से निकल कर आया था, उसका खून खौलने लगता था गुलामों को देख के। कौन? बलबन। तो कल के लेक्चर में बात करेंगे बलबन की, ठीक है। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक भी फैक्ट इसमें से छोड़ने लायक नहीं है। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी है बामियान वगैरह की वो भी ध्यान रखिए। कल तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।